नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत के साथ हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आते हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम के इस पावर पैक शो नया सवेरा को लेकर, जहां देश के साथ साथ हम अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी तमाम खबरें भी करते हैं आपके साथ साझा। मैं हूं आंचल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या। संध्या, सुप्रभात। सुप्रभात। हमारे सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। नया सवेरा में हम बात करेंगे आपके लिए प्रेस रिपोर्ट्स की, आपको बताएंगे आत्मनिर्भर होते भारत की झलक, साथ ही साथ आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखाने वाले हैं। खेल जगत में क्या कुछ हिट है और कैसे आपकी सेहत फिट रह सकती है, इस पर भी हम करेंगे बात। साथ ही जानेंगे जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ खास कहानियां जो बनाएंगे आपके दिन को खास। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की तरफ। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर की बातचीत। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन। राज्यसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा की होगी शुरुआत। वहीं लोकसभा में विनियोग विधेयक पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल और यूपी समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का आज अंतिम दिन। चुनाव आयोग की अहम बैठक भी आज। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा, दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से आपदा संबंधी चेतावनी और कल्याणकारी योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंची। और भारत ने जूनियर हॉकी विश्व कप में जमाया कांस्य पदक पर कब्जा। अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर जीता पहला कांस्य पदक। तो आइए नया सवेरा के विस्तार से शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई खबरों से। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। उच्च सदन में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी और इससे पहले इस मुद्दे पर कल लोकसभा में चर्चा हो चुकी है। वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। 9 दिसंबर को राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा की शुरुआत हुई थी। साथ ही राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अंतरिक्ष विभागों की अनुदान मांगों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट के बाद किए गए कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य देंगे। केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी का वक्तव्य भी कार्यसूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट्स भी उच्च सदन में रखी जाएंगी और प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सवाल किए जाएंगे, जिनके जवाब संबंधित मंत्री देंगे। और वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो विधायी कार्य जो लोकसभा में है उसमें विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2025 जो है उसे पुनर्स्थापित विचार किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करने वाली हैं। सदन में आज नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएंगे। वहीं संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी ज्वाइंट कमेटी को रिपोर्ट के लिहाज से पेश करने का समय जो है उसे आगे बढ़ाने का भी प्रस्ताव करेगा। इसी के साथ वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों के अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा और मतदान भी लोकसभा की कार्यसूची में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय स्थायी समिति और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाएंगी। वहीं प्रश्नकाल में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सवाल होंगे, जिनके संबंधित मंत्री जवाब देंगे। और लोकसभा में ही चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। इस दौरान कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया। उसी भाषण को प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह का शानदार भाषण। उन्होंने
ठोस तथ्यों के साथ हमारी चुनावी प्रक्रिया के अलग अलग पहलुओं को, हमारे लोकतंत्र की ताकत पर प्रकाश डाला और विपक्ष के झूठ का भी पर्दाफाश किया। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर अमित शाह का भाषण हुआ, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से की है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, सबसे पहले तो यही बताइए कि आज राज्यसभा में चुनाव सुधार को लेकर के चर्चा होने वाली है। कल लोकसभा में पूरे समय जब हमने चर्चा को देखा तो पक्ष विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कई तथ्यों को सामने रखा। आज राज्यसभा में भी इस चर्चा की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, जैसा कि पीएम ने ट्वीट किया है कि किस तरीके से जोरदार तरीके से सत्ता पक्ष की जो बातें हैं उसको रखी गृह मंत्री अमित शाह ने, और खासकर उनका जो जोर था जिस विषय पर कांग्रेस और विपक्ष ने वॉकआउट किया वो घुसपैठियों का मामला था। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई और घुसपैठियों की पहचान की गई। बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जिनका जो मृत थे फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में था। तो इसको लेकर जब उन्होंने घुसपैठियों पर जब उन्होंने बात करनी शुरू की, और खासकर उन्होंने 3 चीजें की कि पहले हम घुसपैठियों की पहचान करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको डिलीट करेंगे, और उसके बाद तीसरा जो हमारा कदम होगा उसको डिपोर्ट करेंगे। यानी कि हम यहाँ से उसको भेजेंगे जहां से वो आया है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठी हो, चाहे वो रोहिंग्या घुसपैठी हो। तो इन और जो तथ्य थे कि किस तरीके से चुनाव आयोग की नियुक्ति पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए, तो अमित शाह का जवाब था कि 1952 से लेकर 1979 तक कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए कोई विशेष कमेटी हो, सीधा पीएम उसको नियुक्त करते थे। तो उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए, और उसके बाद जब कमेटी बनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद, यह 3 सदस्यीय कमेटी जो जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, नेता विपक्ष होते हैं, और तमाम सवालों का जवाब जब अमित शाह दे रहे थे तो विपक्ष ने उस समय वॉकआउट किया। और आप आज जब राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी, खास करके इलेक्टोरल रिफॉर्म पर, तब देखना होगा कि विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन कुछ भी कहा जाए, इस पूरे शीतकालीन सत्र को हम देखें तो काफी प्रोडक्टिव रहा है। क्वेश्चन आवर्स हुए हैं, 0 आवर्स हुए हैं, और काफी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, चाहे वो सत्ता पक्ष ने किए हों, चाहे वो विपक्ष ने किए हों, संबंधित विभाग के मंत्रियों ने उसका उत्तर दिया है। और देश ने भी ये जाना है कि अभी देश में क्या चल रही है, विकास की रफ्तार क्या है, किन डिपार्टमेंट में क्या प्रगति हुई है। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम कहेंगे कि ये पूरा सत्र जो अभी तक हम अगर देखें तो पूर्ण रूप से प्रोडक्टिव रहा है। वहीं आर्थिक सुधारों के लिहाज से भी सत्र को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कुमार, और ऐसे में जिस तरह से गृह मंत्री कल बहुत ही आक्रामक तेवर में नजर आए और तथ्य और सत्य के साथ उन्होंने चुनावी प्रक्रिया के उन तमाम केंद्र बिंदुओं को पूरे देश के सामने रखा संसद के जरिए। देखिए, सबसे पहली बात उन्होंने कही, जब उनका जब वक्तव्य चल रहा था तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि कांग्रेस और विपक्ष अगर पत्रकार उनसे तीखा सवाल पूछता है तो कहते हैं कि भाजपा का एजेंट है, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम में खराबी है, अगर ईवीएम उनका सही रहता है तो फिर कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, अगर कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला देता है तो जज बिका हुआ है। तो ये सारी जो भ्रांतियां हैं विपक्ष के पास और खासकर कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस हारती रही है, हारती आई है। और उनका कहना, अमित शाह का कहना था, गृह मंत्री का कहना था कि कांग्रेस की हार का कारण वोट चोरी है, ये सब जो बहाने हैं वो नहीं है। जबकि कांग्रेस की हार का कारण या कांग्रेस की पतन का कारण सबसे बड़ा जो उसका है नेतृत्व है, और नेतृत्व जिम्मेवार है। अब बहानेबाजी करके अपने खुद हमने भी चुनाव हारे हैं, यानी बीजेपी ने कहा कि हमने भी चुनाव हारे हैं, तेलंगाना हारे और भी स्टेट्स में हम हारे हैं, लेकिन हमने कभी उस पर ईवीएम पर या वोट चोरी या और भी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन आप जब चुनाव हारते हो, लगातार हारते रहे हैं आप चुनाव, और हारने के बाद आप सीधा ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, वोट चोरी पर ये करते हैं, फिर एसआईआर की प्रक्रिया पर करते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को उन्होंने बताया कि 1952 से लेकर आज तक एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया। लेकिन अब जब आप लगातार हार रहे हैं, विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं, लोकसभा का चुनाव हार रहे हैं, तब आप एसआईआर की प्रक्रिया पर कभी ईवीएम को लेकर के, कभी वोट चोरी को लेकर के बहाने बनाते हैं। वहीं कुमार, हमने ये भी देखा कि कई ऐसे नवनिर्वाचित सांसद हैं जिन्हें इस बार संसद के शीतकालीन सत्र का हिस्सा बनने का मौका मिला, और प्रधानमंत्री अमित शाह से कहते आए हैं कि किस तरह से एक सांसद का आचरण होना चाहिए, विचार विमर्श करने की जो प्रक्रिया है उसको मजबूती देने के लिए किस तरह से आप लगातार संसद कवर करते आए हैं, ये इस बार का सत्र उस लिहाज से रहा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम देखें खासकर शीतकालीन सत्र को हम अगर देखें तो आप देखिए कि क्वेश्चन आवर्स हो,
चाहे आप अगर हम वंदे मातरम पर जो चर्चा हो रही थी 185 वर्षगांठ पे, तो हमारे समझ से कोई भी ऐसा सांसद नहीं बचा था जिन्होंने वंदे मातरम पर नहीं बोला। खासकर राज्यसभा की अगर हम बात करें तो लगभग सभी सांसदों को मौका दिया गया, चाहे वो 3 मिनट हो, चाहे वो 4 मिनट हो, चाहे वो 6 मिनट हो, लेकिन सभी सांसदों ने अपने विचार रखे और वंदे मातरम पर एक बृहद चर्चा हुई, चाहे लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा में हो। आज भी राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा होगी। तो अगर क्वेश्चन आवर की हम बात करें तो उसमें भी नए जो सांसद, नवनिर्वाचित सांसद चुन के आए हैं, उन्होंने अपने प्रश्न रखे, सरकार से अपना सवाल किया और सरकार ने उचित जवाब दिया। उसी तरीके से अगर हम देखें जीरो आवर को, अगर हम देखें तो जीरो आवर भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए, सरकार से मांग की गई है। जैसे कि हमने कल जया बच्चन, जया अमिताभ बच्चन है समाजवादी पार्टी की सांसद, उन्होंने सवाल उठाया कि हमारे देश में एम्बुलेंस के लिए, यानी एम्बुलेंस के लिए स्पेशल लेन होना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस अगर जाती है, रोड पे जाती है, मरीज उसमें रहते हैं, मरीज समय पर नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, तो उसके लिए जो अन्य देशों में एम्बुलेंस के लिए एक डेडिकेटेड लेन होता है, तो इंडिया में भी वैसी चीज होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जीरो आवर में उठाई गई जो जनहित को लेकर के थी और सरकार उस पर संज्ञान लेगी, ऐसा सरकार का मानना है, सरकार का कहना है। जी कुमार लोग, इसके अलावा आपने प्रोडक्टिविटी का जिक्र किया, तो इस बार हम देख रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में तमाम विषय भी जुड़ते जा रहे हैं जो कि जनप्रतिनिधि सदन में जीरो आवर हो, प्रश्नकाल उसके दौरान उठा रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो नियम 377 के तहत भी चर्चा होनी सूचीबद्ध की गई है। इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों की बात करें तो ऐसे कौन कौन से अहम विधेयक हैं जो आज के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं? देखिए, लोकसभा में सबसे इंपॉर्टेंट विधेयक निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है वो विनियोग विधेयक पेश करेंगी। और इसके अलावा अगर हम आज का जो सबसे मूल जो अगर हम कहें जो फोकस के केंद्र में रहेगा, यानी जो मुख्य केंद्र में जो विषय रहेगा वो चुनाव इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स है उसको लेकर जब राज्यसभा में चर्चा होगी तो ये मुख्य फोकस में होगा, क्योंकि लोकसभा में जब इस पर चर्चा हुई तो पूरी दुनिया का, पूरे देश का इस पर ध्यान रहा और जिस तरीके से विपक्ष ने प्रश्न किया और विपक्ष के प्रश्न को जिस तरीके से सरकार ने एक आपके तुलनात्मक उसको आंसर दिया, तो ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। और एसआईआर को लेकर के, इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर जो एक संशय था, उस संशय को सरकार ने साफ किया, पूरी जनता ने देखा, पूरे देश ने देखा। तो आज हमारी समझ से जो मुख्य जो फोकस होगा वो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो राज्यसभा में चर्चा होगी उस पर रहेगा। चलिए कुमार, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं कि इस बार का जो ये शीतकालीन सत्र है उसमें तमाम जो विधायी कार्य जिन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा, जो कि लोकहित राष्ट्रहित से जुड़े हुए हैं, और आज भी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त थोड़ी सी ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला नया सवेरा पर रहेगा जारी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीफोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर
चर्चा की। और दोनों नेताओं ने आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में न्याय संगत और स्थायी शांति के जो प्रयास हैं उसके प्रति भारत के समर्थन की पुनः पुष्टि की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी में लगातार बनी गति पर संतोष जताया और आपसी लाभ के लिए इन संबंधों को और सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। और अब से कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजरायली संसद में भी प्रधानमंत्री जिस तरह से वैश्विक और लोकप्रिय नेता हैं उसकी तारीफ और प्रशंसा इजरायली संसद में भी की थी। इधर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और इटली के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और लिखा कि भारत और इटली की मित्रता हमारे वैश्विक समुदाय के लिए एक महान लाभ है। और अब बात करते हैं इंडिगो से जुड़ी हुई परिचालन संकट यानी कि ऑपरेशनल हजार्ड से गुजर रही इंडिगो अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। सरकार के कड़े निर्देश और उड़ानों में 10% की कटौती जैसे जो फैसले लिए गए उससे एयरलाइंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंडिगो की कल दिल्ली और मुंबई सहित 3 प्रमुख हवाई अड्डों पर लगभग 220 उड़ानें रद्द रही। नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को आज कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। डीजीसीए ने सीईओ को परिचालन व्यवधानों से संबंधित डेटा और अपडेट के साथ एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। इस बीच इंडिगो ने अपना संशोधित शेड्यूल डीजीसीए को कल सौंप दिया है। एयरलाइन को अपने शीतकालीन शेड्यूल के तहत करीब 2200 यानी कि 2200 उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी गई थी। इसमें 10% की कटौती का मतलब रोजाना लगभग 220 उड़ानों की कमी होगी। और वहीं बीते दिनों हजारों उड़ानें रद्द करने वाली इंडिगो का जो टॉप मैनेजमेंट है लगातार परिचालन को सामान्य करने में जुटा हुआ है। इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा कि एयरलाइन का निदेशक मंडल हाल ही में हुए उड़ान व्यवधानों के हर पहलू की जांच कर रहा है संजय। और उन्होंने ये भी कहा कि निदेशक मंडल ने प्रबंधन के साथ काम करने और इन तमाम जो व्यवधान है या जो रुकावटें आई, जो ये दिक्कतें जी इनका सामना आम यात्रियों को करना पड़ा, उनके मूल कारणों का पता लगाने के लिए जो बाहरी तकनीकी विशेषज्ञ हैं उन्हें शामिल करने का भी निर्णय लिया है। Let you down. We owe answers to our customers, to our government, to our shareholders, and equally importantly, to our employees. We assure you that we will examine every aspect of what went wrong, and we will learn from it. The board has decided it will involve external technical experts to work with the management and help determine the root causes and ensure corrective action. वही सरकार के इस मामले पर लगातार पैनी नजर बनी हुई है। यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है और इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कल विमानन मंत्रालय के कंट्रोल रूम का जायजा लिया और हालात की विस्तार से जानकारी भी ली। कंट्रोल रूम की ओर से यात्रियों की चिंताओं को जल्द और प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए रिस्पांस टाइम को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही यात्रियों की उड़ान संबंधी दिक्कतों के समाधान के लिए मंत्रालय ने कंट्रोल रूम नंबर 011-2460-4283 और दूसरा नंबर है 011-2463-2987 जारी किया। यात्री एयर सेवा ऐप और वेब पोर्टल पर भी अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो उड्डयन मंत्री ने भी जो कंट्रोल रूम है उसका जायजा लिया है। हमारे साथ देवांशु मल्होत्रा इस वक्त सीधे आईजीआई एयरपोर्ट से जुड़ रहे हैं। देवांशु, साफ तौर पर परिचालन को वापस पटरी पर लाने के लिए कवायद तेज है सरकार की, लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि डीजीसीए ने अपने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया है, गुड़गांव दफ्तर भेजा जा रहा है उन्हें इंडिगो के, ताकि इस परिचालन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, सशक्त किया जाए, ताकि आम यात्रियों को दिक्कत ना हो।
जी बिल्कुल, डीजीसीए ने एक टीम को गठित किया है। 8 सदस्य ये टीम को गठित किया है, जिनमें से 2 सदस्य टीम जो है वो इंडिगो के जो गुड़गांव स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस है उसमें तैनात रहेगी। और टीम का काम रहेगा कि इंडिगो का जो क्रू है उसकी डिटेल रखना, इसके अलावा पायलट की क्या स्थिति है उसकी पूरी डिटेल रखना, इसके अलावा जो इंडिगो की फ्लाइट्स है कहाँ से कहाँ ऑपरेट हो रही है, क्या वो टाइमली ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही, इसका भी ख्याल रखना। इसके अलावा रोस्टर से लेकर और तमाम बातों का ख्याल वो टीम जो है वो रखती हुई नजर आएगी। 8 सदस्य ये टीम का गठन किया गया है, जिसमें 2-2 सदस्य हर रोज इंडिगो के जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं उसमें तैनात रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि 2 सदस्य टीम जो है और गठित की गई है, जिनको भी कॉर्पोरेट ऑफिस में जो है गुड़गांव के उसमें तैनात किया जाएगा। ऐशवीर सिंह है जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, इसके अलावा मणिभूषण है जो कि सीनियर स्टैटिस्टिक ऑफिसर हैं, इनको भी तैनात किया गया है। और इनका काम वहाँ पर ये रहेगा कि कैंसिलेशन स्टेटस फिलहाल इंडिगो का क्या है, इसके अलावा रिफंड स्टेटस क्या है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस क्या है, तो 2 अधिकारियों को अलग से ये तैनात किया गया है। तो कुल मिला के डीजीसीए की कोशिश है कि जो इंडिगो का परिचालन है, जो कि इंडिगो का ऑपरेशन है, वो नॉर्मलाइज हो जाए। हालांकि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि इंडिगो जो है करीब 1900 के आसपास जो फ्लाइट है वो ऑपरेट करने में कामयाब हुआ है। हालांकि इंडिगो ऐसा दावा करता है कि वो करीब 138 डेस्टिनेशंस पर करीब 2300 फ्लाइट ऑपरेट करता है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से 10% की उसमें कटौती की है, फिलहाल 1900 के आसपास इंडिगो जो है वो फ्लाइट ऑपरेट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि आज सीईओ को भी तलब किया गया है। आज शाम को जो इंडिगो के सीईओ हैं वो डीजीसीए से मिलेंगे और एक डिटेल रिपोर्ट उनको पेश करने के लिए कहा गया है कि पिछले दिनों जो डिसरप्शन हुआ आखिर उसकी वजह क्या थी, उससे क्या सीखा इंडिगो ने और आने वाले दिनों में उनका एक्शन प्लान क्या है। तो आज शाम तक उम्मीद करते हैं कि इंडिगो के सीईओ पहुंचेंगे और एक डिटेल रिपोर्ट पेश करेंगे। जी दिव्यांशु, एक तरफ जहां पर ये हवाई यातायात की समस्या जो खड़ी हुई थी उसके सुधार के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कई उड़ानें रद्द भी की जा रही हैं। ऐसे में यात्रियों की अगर हम बात करें तो उन यात्रियों के लिए उनकी समस्या के समाधान के लिए किस तरह से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से किस तरह से उन्हें मदद की जा रही है? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इंडिगो की जो फ्लाइट्स फ़िलहाल कैंसिल चल रही हैं, उनका प्रायर इंफॉर्मेशन जो है वो यात्रियों को जो है वो दी जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कि जो कैंसिलेशन हुआ था उसमें ऐसा हुआ था कि यात्री जो है एयरपोर्ट पहुंच गए थे, अपना उन्होंने चेक इन करा दिया था, उसके बाद जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो रही थी, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जो इंडिगो फ्लाइट अपनी कैंसिल कर रहा है उसका पहले से ही नोटिफिकेशन जो है यात्रियों को दिया जा रहा है, जिससे यात्री एयरपोर्ट ना आए और वो परेशान ना हो। इसके अलावा जो हमारी भारत सरकार है जो और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने दूसरी जो एयरलाइंस कंपनी है उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि आप जो अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं उसमें जो है इंडिगो के क्राइसिस का फ़ायदा ना उठाएं। और यही वजह है कि सरकार ने नोटिफिकेशन और ऑर्डर जो जारी किया है उसमें जो फेयर होता है उसकी कैपिंग कर दी है, जिससे यात्रियों को ज़्यादा किराया ना हम कह सकते हैं कि भुगतना पड़े। इसके अलावा भारत सरकार जो रेलवे है उसमें भी कई ऐसी ट्रेन चला रही हैं जिससे यात्री जो फ्लाइट में सफ़र नहीं कर पा रहे हैं वो ट्रेन के ज़रिए एटलीस्ट अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं। तो ये तमाम चीज़ें सरकार की तरफ से ज़रूर की जा रही हैं। वहीं साथी दिवांशु, जिस तरह से सरकार ने जो मीटिंग ली है इस पूरे मामले पर, उसके अगर मिनट्स की बात की जाए तो उसमें क्या फैसले लिए गए और ख़ास तौर पर जो रिफंड की प्रक्रिया है उसे और त्वरित और तेज़ कैसे किया जाए, क्योंकि जिन लोगों के पैसे बड़ा किराया देकर फंसे हुए हैं अभी भी इंडिगो के पास। देखिए, वही भारत सरकार और डीजीसीए ने इंडिगो को सख्त निर्देश दिया था कि पिछले दिनों जो तमाम फ्लाइट्स उनकी कैंसिल हुई हैं उनके रिफंड जो हैं वो जल्द से जल्द जो है यात्रियों के खाते में पहुंच जाए। और यही वजह है कि इंडिगो की कोशिश है। और ये जो 2 सदस्य टीम की बात मैंने आपको बताई कि 2 सदस्य टीम इंडिगो के जो कॉरपोरेट ऑफिस में तैनात की गई है, उनका यही काम है कि जो रिफंड है उसको जल्द से जल्द यात्रियों तक हम कह सकते हैं
से पहुंचाया जाए। और पिछले 2-3 दिन पहले हमने देखा था कि करीब 650 करोड़ रुपए के आसपास का रिफंड दिया गया था और एक दिन बाद इंडिगो ने फिर उस पर अपडेट दिया कि अब हमने करीब 850 करोड़ रुपए का रिफंड दे दिया है। तो लगातार जो रिफंड देने की प्रक्रिया है वो जारी है और उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिनों में इंडिगो पूरा का पूरा जो रिफंड यात्रियों का है वो देने में कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशु आपका इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि तमाम जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं इंडिगो की वो जल्द ख़त्म होंगी। ख़ास तौर पर DGCA जैसे कई जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपॉइंट किया है ताकि ख़ास तौर पर जो रोस्टर बनाया जाता है यानी कि कार्य प्रणाली के लिहाज से कौन सा जो पायलट है वो कितने घंटे उड़ान भरेगा, किस तरह से उनके वीक ऑफ को स्केड्यूल किया जाएगा, रीस्केड्यूल किया जाएगा, उससे आई थिंक काफ़ी बहुत दिक्कतें जो हैं वो इंडिगो की ख़त्म होती नजर आएंगी, जिससे कि यात्रियों को उनकी यात्रा का अनुभव सुगम सुखद रहने वाला है। निश्चित तौर पर। रुक करते अगली खबर का। केरल को छोड़कर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फॉर्म जमा करने की आज अंतिम तिथि है। चुनाव आयोग के अधिकारी आज फॉर्म डिजिटाइजेशन और जमा करने की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए SIR की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि आयोग ने पहले ही केरल के लिए आखिरी तारीख 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी है। चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को केरल में SIR की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची अगले साल 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट को 9 दिसंबर को जारी होना था, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटर्स की सूची दी जाएगी। इधर केरल में SIR से संबंधित गणना प्रपत्रों की संख्या बढ़कर करीब 2,74,70,936 हो गई है, जो कुल प्रपत्रों का 98.64% है। अनुपस्थिति, मृत्यु, आवास परिवर्तन और अन्य कारणों से एकत्र नहीं किए जा सके प्रपत्रों की संख्या बढ़कर 23,42,294 हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार ये संख्या अंतिम नहीं है, क्योंकि अनेक बूथ स्तर के अधिकारियों ने डिजिटलीकरण का काम अभी पूरा नहीं किया है। सभी आंकड़े दर्ज होने के बाद वास्तविक संख्या अधिक होने की भी संभावना है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने लोगों से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने फॉर्म भरकर नहीं दिए हैं, वो संबंधित BLO के पास अपने फॉर्म जमा करवा दें। और खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बहुमंजिला इमारतों में बूथों के सर्वेक्षण पर जिला निर्वाचन अधिकारियों के काम पर चुनाव आयोग ने असंतुष्टि जताई। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के CEO मनोज कुमार अग्रवाल से पूछा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुमंजिला इमारतों में बूथों से संबंधित एक भी प्रस्ताव क्यों नहीं आया। आयोग ने पत्र में इसके लिए DEO को दोषी ठहराया और कहा कि आयोग ने इस मामले को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची जारी होने के बाद आयोग ने राज्य के DEO को इस काम को गंभीरता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि ऐसी बहुमंजिला इमारतों, हाउसिंग सोसाइटी और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशनों को चिन्हित किया जाना चाहिए जिनमें 250 घर या 500 से ज्यादा मतदाता हैं। उनके कम्युनिटी हॉल में नए मतदान केंद्र बनाए जाने चाहिए। चुनाव आयोग ने DEO के लिए इस काम को 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा। अब चुनाव आयोग ने नए बूथों की पहचान के लिए समय सीमा को बढ़ाया। इसे 11 दिसंबर से बढ़ाकर 7 फरवरी तक कर दिया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुमंजिला इमारतों में बूथ बनाने के चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर मेयर फिरहाद हकीम ने कोलकाता में बहुमंजिला इमारतों के संघों के साथ बैठक की और उनसे इस मामले में आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाने के लिए कहा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के SIR के दौरान चुनाव आयोग के सामने हर रोज नई नई परतें खुलती जा रही है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर कार्यालय के सूत्रों के अनुसार 2002 की मतदाता सूची से मेल न खाने वाले मतदाताओं की संख्या कोलकाता में सबसे ज्यादा है। इसके कारण कोलकाता नो मैपिंग श्रेणी में शीर्ष पर है। कोलकाता के अंदर रासबिहारी में
नो मैपिंग 13%, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में नो मैपिंग 12%, कोलकाता पोर्ट में ये दर 11% है, बालीगंज में यह आंकड़ा 10% का है। कोलकाता में केवल लापता, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की संख्या 73,000 है और अब चुनाव आयोग ने 14 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच का आदेश दिया और इन मतदाताओं की जानकारी में कई तरह की विसंगतियां पाई गई और कुछ मामलों में नाम की वर्तनी, पिता और पुत्र की उम्र में असामान्य अंतर जैसी विसंगतियां इस सूची में हैं। पश्चिम बंगाल से ही एक और खबर, जहां बहुचर्चित संदेशखाली हिंसा मामले में एक और नया और खौफनाक मोड़ आ गया है। संदेशखाली मामले में नामजद शेख शाहजहां के खिलाफ बशीरहाट कोर्ट में गवाही देने जा रहे मुख्य गवाह भोला घोष की कार को एक लॉरी ने टक्कर मारकर चकनाचूर कर दिया। किसी तरह भोला घोष की जान बची, लेकिन इस दुर्घटना में भोला घोष के छोटे बेटे सत्यजीत घोष और कार चालक शानूर की मृत्यु हो गई। बुधवार को भोला टीएमसी के निलंबित और बाहुबली नेता शेख शाहजहां के खिलाफ सीबीआई केस में गवाही देने जा रहा था। तब बोयारमारी पेट्रोल पंप के सामने उनकी कार को एक 10 पहिए वाले ट्रक ने टक्कर मारी। जानकारी के अनुसार दुर्घटना के बाद ट्रक चालक बाइक पर बैठकर फरार हो गया। इसी कारण सवाल उठ रहा है कि क्या ये दुर्घटना जानबूझकर की गई। आपको बता दें कि राशन घोटाले के आरोप में शेख शाहजहां के घर पर ईडी तलाशी के लिए गई थी और टीम पर भी हमला किया गया था। और इस समय शाहजहां के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। भोला इसी में से एक मामले में गवाही देने जा रहे थे। बशीरहाट पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस घटना में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन यह अभी भी जारी है। वहीं भोला घोष ने मीडिया के सामने अपने बयान में कहा कि जिस तरह से ट्रक ने कार को टक्कर मारी, उससे स्पष्ट है कि यह उन्हें मारने की नीयत से किया गया था। मैं 100% निश्चित हूं कि गाड़ी में आलम था। मैंने देखा कि वह काली जैकेट पहनकर चला रहा था। हमने बोयारमारी पार की, वह लॉरी सामने चल रही थी। हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। उसने सीधे आकर मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी। फिर मेरी गाड़ी पानी में चली गई। मैं बेहोश हो गया। मेरा अनुमान है कि यह सब योजना बनाकर किया गया है। ইচ্ছা করে মেরে দিয়েছে শাহজাহান শেখ, জেলে বসে পরিকল্পনা করছে এর কি কোনোদিন বিচার হবে না? সারা জীবন নির্ভয় মায়ের কোলে খুঁজে খালি হবে। বিচার চাই, আর কিচ্ছু চাই না কোর্টের আদালতের কাছে, যে কবে বিচার পাবো এই আশায় আছি। वहीं पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। जो आज हादसा हुआ बहुत डेंजरस अटेम्प्ट है, खतरनाक कशिश है, ये बहुत अलार्मिंग है। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। रुक करते अगली खबर का, जहां सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से आपदा चेतावनी और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देश के अंतिम छोर तक पहुंचाना सुनिश्चित किया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि प्रसार भारती अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं का प्रसार करता है। 260 से अधिक आकाशवाणी केंद्रों के प्रसारण न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर मुरुगन ने बताया कि प्रसार भारती ने वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म भी शुरू किया। इस पर दूरदर्शन और आकाशवाणी चैनलों के साथ साथ चुनिंदा निजी समाचार और मनोरंजन चैनलों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीडी फ्री डिश के माध्यम से सूचनाओं तक प्रत्येक नागरिक की पहुंच सुनिश्चित की गई है। डायरेक्ट टू होम डीटीएच प्लेटफॉर्म ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित पूरे देश में कवरेज प्रदान करता है। डीटीएच पर दूरदर्शन के सभी चैनल, आकाशवाणी के 48 चैनल, चुनिंदा निजी चैनल और 260 से ज्यादा शैक्षणिक चैनल उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि दूरदर्शन और डीडी न्यूज दैनिक बुलेटिन और चर्चा में आपदा का सामना, कैबिनेट के बड़े फैसले और साइबर अलर्ट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी योजनाओं और आपदा संबंधी सलाहों पर विशेष कार्यक्रम, वृत्तचित्र और रिपोर्टों को भी प्रसारित करते हैं।
इधर दिल्ली के सदर बाजार इलाके में कल देर रात आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि इलाके से गुजर रही एक बारात में पटाखे छोड़े जा रहे थे और इस दौरान स्काई रॉकेट से आग लग गई। पहुंचते देखा तो आग जो है बहुत ज्यादा भड़क रही थी बाहर की तरफ, तो उसको कंट्रोल किया। जब इतने में जो है अंदर देखा जा करके तो अंदर जो है गांठ बांधी हुई थी, जो पॉलीथीन वगैरह की जो है वो उसमें आग थी, जिसमें आग बुझाने में जो है बहुत दिक्कत हुई है। आग आगे ही थी, पीछे हमने इतना नुकसान नहीं होने दिया ताकि भी पीछे से रोकने का ये किया, फिर आग पे काबू पा लिया गया, बिल्कुल आग बुझा दी गई। और आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने विचारों को साझा किया। अमित शाह ने लिखा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। जनसेवा के प्रति समर्पित नेता मुखर्जी जी की संविधान की गहरी समझ ने सार्वजनिक पदों पर उनके कार्यकाल को परिभाषित किया है। उनका जीवन और कार्य हमारी लोकतांत्रिक यात्रा को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रखर नेता और संगठक बाला साहब देवव्रत जी की जयंती है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाला साहब देवव्रत जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके योगदान को सराहा। गृह मंत्री अमित शाह ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि संघ के तृतीय सरसंघ चालक, सामाजिक समरसता के प्रतीक बाला साहब देवव्रत जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। संघ की शुरुआत से लेकर उसे एक विशाल संगठन बनाने और देश भर में विस्तार देने में बाला साहब देवव्रत जी का अमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया और युवाओं को चरित्र निर्माण और राष्ट्र प्रथम के लिए प्रेरित करते रहे। सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करने वाले बाला साहब जी का स्पष्ट मानना था कि यदि दुनिया में अस्पृश्यता पाप नहीं है तो फिर कुछ भी पाप नहीं है। देश के राष्ट्रीय सामाजिक जीवन में वे सदैव एक दीप स्तंभ के समान प्रकाशमान रहेंगे। और अब बात काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण से जुड़ी हुई। तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती की आज जयंती है और इस बीच काशी तमिल संगमम का आयोजन भी चल रहा है। ऐसे में महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती की पूर्व संध्या पर वाराणसी में अधिवक्ताओं ने उनकी प्रतिमा के समक्ष 143 दीपक जलाकर उन्हें नमन किया। दरअसल महाकवि सुब्रमण्यम भारती को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु के तौर पर याद किया जाता है। वहीं देश की दोनों छोर के सांस्कृतिक और भाषाई समावेश के उद्देश्य से काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर उन्हें याद करते हुए एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि आधुनिक तमिल साहित्य के जनक सुब्रमण्यम भारती जी को उनकी जयंती पर नमन। औपनिवेशिक सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों का सामना करते हुए महाकवि ने क्रांति की प्रज्वलित लौ को थामे रखा और अपनी जोशीली देशभक्तिपूर्ण कविताओं से स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक सुधारों के माध्यम से एक निष्पक्ष और न्याय संगत समाज के निर्माण के भारत के सभ्यतागत लक्ष्य को आगे बढ़ाया। उनकी बुद्धिमत्ता प्रेरणा का शाश्वत स्रोत बनी रहेगी। और काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में नित्य नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। एक आयाम अपने आप में भावनात्मक कोशिश है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की छटा को निखारा जाए, संवारा जाए और वो भारतीयता से ओतप्रोत है।
बिल्कुल, संगमम के 9वें दिन की अगर बात की जाए तो काशी के नमो घाट पर पहुंचा सेज अगस्त व्हीकल एक्सपीडिशन का एक दल, जो 2 दिसंबर को तमिलनाडु के तेनकाशी से चलकर विभिन्न राज्यों से गुजरता हुआ काशी पहुंचा। काशी से हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी की एक खास रिपोर्ट देखिए। पीठ पर सजे अगस्त्य व्हीकल एक्सपीडिशन प्रिंटेड टी शर्ट पहने ये सदस्य पूरे एक ग्रुप में 10 दिसंबर की शाम को काशी के नमो घाट पर पहुंचे। 54 सदस्यीय इस दल में विभिन्न ग्रुप के लोग शामिल थे, जो तमिलनाडु की प्रगति और समृद्धि की गाथा को पहुंचाने के उद्देश्य के साथ विभिन्न राज्यों से होते हुए काशी पहुंचे। जो मुख्य उद्देश्य था, तमिलनाडु की जो राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि रही है 4 विभिन्न क्षेत्रों में, जो कि मेडिसिन, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल सर्विस, इस फील्ड में जो उपलब्धि रही है उसके बारे में लोगों को बताते आ रहे हैं। इसके माध्यम से बेसिकली काशी तमिल कनेक्ट को और मजबूत करने की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है ये। काशी के नमो घाट पर स्वागत कार्यक्रम में तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पहुंचकर तमिल भाई बहनों के जोश को दोगुना कर दिया। सदस्य के सभी लोगों का स्वागत सत्कार किया गया और साथ ही साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से वातावरण में एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव हर किसी को ओतप्रोत कर गया। एक आदमी का आपका प्यार बहुत ज्यादा है, आपका प्यार बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत अच्छा कोल्ड, बहुत बढ़िया कोल्ड है, बट आपका प्यार कोल्ड के ऊपर है, कोल्ड के ऊपर आपका प्यार है। तो 100% वी ऑल विल नेवर फॉरगेट इट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पहुंचे उप सचिव महोदय ने भी छठे डेलीगेशन को लेकर दूरदर्शन से जानकारी साझा की। 3-4 दिन का प्रोग्राम है, कल्चर प्रोग्राम जैसे ये हो रहा है। काशी तमिल संगमम में अब तक लगभग 1400 प्रतिभागी आ चुके हैं और हर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव कार्यक्रम के सफलता के द्योतक हैं। निश्चित तौर पर ये जो प्रयास है, ये प्रयास अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे हम लगातार बता रहे हैं, यहाँ पर दिलों को जोड़ने की बात हो रही है भाषा, क्षेत्र और क्यूजिन के माध्यम से, क्योंकि भाषाएं एक ही हैं। हम उनको समझें और जानें तो समझ में आएगा इसमें भाव जुड़ा हुआ है, और भाव है भारत का और हम भारतीय हैं। यही बात हम सब में दिख रही है। कैमरामैन सुनील के साथ मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज वाराणसी। और वक्त थोड़े से ब्रेक है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबार के जगत में उन सुर्खियों में क्या कुछ खास है आपके लिए। आप देखते रहिए नया सवेरा। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम आपको समाचार पत्रों में कौन कौन सी प्रमुख खबरें प्रकाशित है उससे रूबरू कराएंगे, तो आइए आपको बताते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन सी खबरें सुर्खियों के साथ प्रकाशित है। तो पहली खबर में हम बात करेंगे भारत के सुपर पावर बनने की, और भारत सुपर पावर बनेगा चिप इंडस्ट्री में, और कैसे सेमीकंडक्टर मिशन के लिए ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की जो कि इंटेल कंपनी और कॉग्निजेंट से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सेमीकंडक्टर क्षेत्र आने वाले सालों में एक उभरता हुआ ग्रीन राइजिंग सेक्टर है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इससे जोड़कर देखते हैं और कैसे इस मिशन के जरिए जो आयात की निर्भरता है उससे
बहुत कमी आती नजर आएगी, क्योंकि जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, आपका टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, उन सभी में सबसे ज़रूरतमंद होती है चिप, और इसी का किंग बनने की कोशिश में लगातार भारत है, जिसमें ये तमाम जो टेक कंपनियां हैं वो मददगार साबित होंगी। और जब बात सुपर पावर की हो रही है तो एक और खबर से आपको हम रूबरू करवा देते हैं। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका को भारत से अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव मिले हैं। व्यापार वार्ता शुरू हो गई है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रियर ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रियर बताते हैं कि प्रस्तावित व्यापार समझौते पर भारत से अब तक के सबसे अच्छे प्रस्ताव मिले हैं। ये बयान दोनों देशों के बीच 2 दिवसीय वार्ता शुरू होने के बीच आया है और इसका उद्देश्य गहरे होते शुल्क गतिरोध को दूर करना भी है। आपको बता दें कि दोनों पक्ष प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अमेरिकी दल व्यापार वार्ता के लिए इस समय भारत में है। और क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जो दीपावली का त्योहार है उसे यूनेस्को की जो धरोहर सूची है उसमें शामिल कर लिया गया, और वजह रही कि क्यों उसे शामिल किया गया कि कैसे जब हम पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, यानी कि सकारात्मक पहलू का एक अलग ही आयाम, उससे परिचय करवाती है दीपावली। और ऐसे में यूनेस्को का इसे अपनी धरोहर सूची में शामिल करना भारत के लिहाज से एक वैश्विक उपलब्धि है, क्योंकि हमने अब देखा कि दीपावली को जो भारतीय विदेशों में भी रह रहे हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह खबर बेहद प्रासंगिक रहने वाली है। क्यों संध्या? बिल्कुल, और इसके साथ साथ आंचल अपने दर्शकों को हम एक और खबर बता देते हैं जो कि आज प्रमुखता के साथ पहले पेज पर प्रकाशित की गई है। दरअसल भारत में कई H1B वीजा आवेदकों के साक्षात्कार रद्द होने से आक्रोश है, लेकिन ये साक्षात्कार रद्द क्यों किए गए हैं? खबर बता रही है कि भारत में इस महीने के अंत में होने वाले हजारों H1B वीजा आवेदकों के पूर्व निर्धारित साक्षात्कार अचानक कई महीनों के लिए स्थगित कर दिए गए, जिसका मूल कारण उनके सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन प्रोफाइल की जाँच करना बताया जा रहा है। जिन आवेदकों के वीजा के लिए अगले सप्ताह साक्षात्कार निर्धारित किए गए थे, उनमें से कुछ को अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों से ईमेल मिले हैं और इसमें उन्हें सूचित किया गया है कि उनके साक्षात्कार अगले वर्ष मई तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। बढ़ी हुई जांच प्रक्रियाओं के मद्देनजर H1B वीजा आवेदकों के निर्धारित साक्षात्कारों को बड़े पैमाने पर रद्द किए जाने से उनके अमेरिका लौटने में काफी देरी होने की भी आशंका है। और उनकी बात संध्या देरी की कर रही है, और इसी देरी को लेकर जिस तरह से इंडिगो का जो परिचालन है वो संकट से जूझा, जो उनकी तमाम प्रणालियां रही वो उसे दुरुस्त करने में नाकामयाब रहे, इस पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा और केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए कि आखिरकार ये जो हुआ है इसके लिए डिटेल रिपोर्ट पेश की जाए। हालात का फायदा उठाकर दूसरी कंपनियां ने मन मर्जी के किराए वसूले, इस पर भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। तो आज प्रेस रिपोर्ट्स में इन तमाम अखबारों की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको अखबारों की दुनिया से ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर और जानते हैं कुछ खास खबरें। अब तो बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने ट्रंप गोल्ड कार्ड लॉन्च किया। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि इससे सारा पैसा अमेरिकी सरकार के पास वापस आएगा, और उन्होंने कहा कि ये कुछ हद तक ग्रीन कार्ड जैसा है, लेकिन ग्रीन कार्ड से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। कंपनी किसी भी संस्थान में जाकर कार्ड खरीद सकेगी और उस व्यक्ति को अमेरिका में रख भी सकेगी। ट्रंप ने आगे कहा है कि किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने देश में लाना एक तोहफा है। इससे उन प्रतिभाशाली लोगों को फायदा होगा जिन्हें ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ रहने की अनुमति नहीं मिलती। ट्रंप ने कहा कि इससे एप्पल समेत कई कंपनियां भी बहुत खुश होंगी। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार के साथ बढ़ते तनाव के चलते वेनेजुएला के तट पर अमेरिका ने एक तेल टैंकर को जब्त किया। एक व्यापारिक जहाज पर नियंत्रण पाने के लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करना कोई सामान्य बात नहीं है। ये ट्रंप प्रशासन द्वारा मादुरो पर दबाव बढ़ाने का नया प्रयास है। मादुरो पर अमेरिका में मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद का आरोप लगाया गया है। अमेरिका ने दशकों में क्षेत्रों में सबसे बड़ी सैन्य उपस्थिति स्थापित की है और कैरिबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली कथित नौकाओं पर कई घातक हमले किए हैं। और अब बात कारोबार जगत से, बिजनेस ब्रीफ में अंदाज फटाफट।
एडीबी बैंक ने भारत के विकास के पूर्व अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया। अनुमान के मुताबिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था इस वर्ष 5.1% की दर से बढ़ेगी, जबकि सितंबर में 4.8% का पूर्वानुमान लगाया गया, जिसमें सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्री को बेंचमार्क दिया गया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 0.25% अंकों की कटौती कर दी है, जिससे फेडरल फंड दर 2022 की शुरुआत के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। बात रेलवे की, जिसकी दैनिक ट्रेन सेवाओं की औसत संख्या बढ़कर अब 11,740। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह संख्या कोविड से पहले 11,283 थी। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सहयोग रोजगार संबंधों को व्यापक बनाने, एआई आधारित कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अब देखते हैं खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। भारत ने कटक में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से करारी शिकस्त दी थी। पहले मैच में 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 74 रन पर ऑल आउट हो गई थी। ये टी20 क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है। भारत 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। न्यू चंडीगढ़ का स्टेडियम पहली बार पुरुषों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी करने जा रहा है। और वहीं भारत ने जूनियर हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने अर्जेंटीना के साथ खेले गए कांस्य पदक के मुकाबले को 4-2 से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारत की जूनियर हॉकी टीम ने हॉकी विश्व कप में अपना पहला कांस्य पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। रोमांचक मुकाबले के दूसरे क्वार्टर तक भारतीय टीम 2-0 से पीछे थी। हालांकि मैच के आखिरी क्वार्टर में भारत ने शानदार वापसी की, 4-2 से जीत दर्ज कर ली। भारत के लिए अंकित पाल, मनमीत सिंह, शारदा नंद और अनमोल ने एक-एक गोल दागे। और चलिए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की और ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
और मौसम के हाल के बाद नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखा रहे हैं मैक्सिको में खिलते पॉइंसेटिया फूलों की अनोखी खूबसूरती की झलक। बिल्कुल, आप इन फूलों के रंगों का आनंद इन तस्वीरों के माध्यम से लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं एक्सप्रेस 100 मेरी ही सहयोगी संध्या के साथ। नमस्कार।